खादी को अगले 2 महीने नहीं है फुर्सत। पहले 90 निकायों में मुखिया बनाना, फिर विधानसभा सत्र में दिखाना है दम। उसके बाद 4 सीटों के उपचुनाव में झोंकनी होगी पूरी ताकत। निकायों के परिणामों से दोनों ही दल हवा का मिजाज भांपने में लगे। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों पर भी विराम। आप ही लोग चलाते हैं, आप ही लोग छापते हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि रिशफल वाली बात पे मैंने तो कभी भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने दो टूक कहा, विस्तार सत्र के बाद बजट सेशन कॉल कर लिया गया है। सेशन के बीच में कोई नियुक्तियां, कोई मंत्रिमंडल कभी भी नहीं बनता है। हालांकि जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां फरवरी मध्य तक। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन हैं, जिसमें लगभग 25,000 के करीब 25 से 30,000 के करीब राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, इसकी कार्रवाई हम लोग जो है फरवरी के पहले पखवाड़े के अंदर ही हम लोग सबके सब ये खत्म कर। प्रदेश स्तर की राजनीतिक नियुक्तियों की डेडलाइन तय नहीं। राजनीतिक नियुक्तियों की हमारी जरूर वो है, और हम लोग जो हैं राजनीतिक नियुक्तियों की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी उसकी शुरुआत हम लोग जल्दी से जल्दी हम कर सकें। यानी नियुक्तियों की उम्मीद लगाने वालों को दिखानी होगी कौशल की धार। इंतजार अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 90 निकायों के चुनाव परिणाम आने के साथ ही एक तरफ जहां इनमें बोर्ड बनाने के लिए राजनीतिक कश्मकश चरम पर है, तो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की चुनौती भी सर पर आ गई है। कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास लंबे अरसे से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज ये साफ हो गया कि फिलहाल तुरंत ऐसा नहीं होने जा रहा। विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद ही कुछ दिनों में मार्च में उपचुनाव होने हैं, तो ये मानकर चलना जाना चाहिए कि अब बोर्ड निगमों को 2 महीने बाद चेहरे मिलेंगे और मंत्रिमंडल की शक्ल भी तभी बदलेगी। फिलहाल दोनों दलों का पहला फोकस 90 निकायों में अपना मुखिया बनाना है, फिर विधानसभा में सदन की फ्लोर पर जोर आजमाइश के लिए तैयार रहना है और फिर उपचुनाव की चुनौती का सामना करना है। यानी अगले 1-2 महीने खादी को फुर्सत नहीं है। किस तरह की चुनौतियां हैं और कैसे साख दांव पर लगी हैं, ये भी सवाल है। इन तमाम चीज़ों पर आज बातचीत होगी प्राइम डिबेट में, इन सवालों के जरिए कि उपचुनाव वाली सीटों पर निकाय के नतीजे क्या संकेत देते हैं, किस तरह आगे तैयारी करने का संकेत मिलता है। कांग्रेस के शहरों में जनाधार बढ़ने के दावों में कितना दम है, और उपचुनाव का दोनों दलों के संगठन के ढांचे पर भी क्या कोई असर पड़ेगा और क्या इस लिहाज से अभी से हलचल दिखाई देने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और युवा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आर तिवारी साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत मैं आप तीनों का करता हूं। तिवारी जी, आपके पास आता हूं। पहले लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था, आपको भी पता है, बहुत तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, जिनको आज माकन साहब ने साफ कर दिया कि ये कयास ही थे। माकन साहब आज आए, माकन साहब का आज दिन भर का कार्यक्रम व्यस्त रहा, कल पवन बलसर आए थे। किस तरह की बातें निकल कर सामने आई सर, लोगों की टकटकी लगी है? संगठन अपना काम अपने हिसाब से करता है जेपी साहब। हाँ, बेशक। और देश का सबसे पुराना संगठन है, मैं तो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना संगठन मानता हूं कांग्रेस को। संगठन में कब किसको नियुक्तियां देनी है, ये संगठन में पूरा विचार विमर्श होने के बाद में ही होगा। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार और संगठन कोविड में गए 7 महीनों से जूझ रहा था। आज सही बात तो यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी नियुक्तियों के लेकर के काफी उसके अंदर भावना है कि हमारा कहीं ना कहीं हिस्सा है, लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन अभी हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ। हमारे माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा
मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के जो 3 शीर्ष नेता हैं, अजय माकन जी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, हमारे प्रभारी हैं, अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा, ये सब युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से निकले हुए हैं, अग्रिम संगठनों से निकले हुए हैं, और ये सब पूरी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की नब्ज कहाँ है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कोविड में अभी तक लगे हुए थे, राजस्थान के प्रत्येक आदमी की जान बचाने में लगे हुए थे, तो सरकार और संगठन दोनों अभी उसमें लगा हुआ था। हमारे संगठन को बना अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के सचिवों को हर जिले की प्रभार की सौंपी है जी। माकन साहब भी आज कह चुके हैं कि सरकार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा ये हमारे बजट सत्र के बाद में ही होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि जब तक हम जिलों में हमारे इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये आपकी पार्टी का नाम तो लाएं, जहां जहां नियुक्तियां करनी है, वो जिला कांग्रेस की नियुक्तियां करनी है या ब्लॉक कांग्रेस की नियुक्तियां करनी है, आने वाले जल्दी समय में 15 फरवरी तक हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री और सचिव जाकर के 3-3 आदमियों का पैनल लाएंगे और इस फरवरी के आखिर तक संगठन में कहीं ना कहीं नियुक्तियां होंगी। हो गई बात, इस पे कोई सवाल आएगा तो मैं आपको दोबारा लूंगा आपके साथ। लेकिन मुद्दा यह है सॉरी, आपने नब्ज टटोलने की बात कही। ये नब्ज 3 चरणों के निकाय चुनाव हैं, उसमें आप टटोल चुके हैं, और अब चुनौती असल में जो है, जो गंभीर चुनौती है, निकाय में बोर्ड बने नहीं बने, मुखिया बने नहीं बने, लेकिन विधानसभा का गणित और पार्टियों की अंदरूनी जो कश्मकश है अभी, उसके लिहाज से विधानसभा की एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और आज अजय माकन ने यही कहा कि मेरी पहली चर्चा मुख्यमंत्री जी से हुई है उपचुनाव को लेकर, दूसरी चर्चा संगठन को लेकर के और नियुक्तियों को लेकर पीसीसी में अलग से हुई है। हम पहले उपचुनाव की बात कर लेते हैं या निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं, जो अभी सबसे पहले आपका 1-2 दिन में ही आपके सामने चुनौती खड़ी है। और उसमें क्या इस बात को लेकर, मैं सवाल पहले आपसे ले रहा हूँ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, फिर जाऊँगा उनके पास में। आपने इस बात को लेकर खुशी जताई थी थोड़े दिन पहले कि गांव में आप मजबूत हो रहे हैं। कांग्रेस ने आज इस बात पर खुशी जताकर आपकी बात का जवाब, आपकी खुशी का जवाब खुशी से दिया है, और वो ये दिया है कि आप गांव में तो आत्ममुग्ध हो रहे हैं, खाली गांव तो कांग्रेस के थे ही, अब कांग्रेस ने इन 3 चरणों के निकाय चुनाव जो हुए हैं, इनके परिणामों ने बता दिया है कि शहरों में भी कांग्रेस मजबूत हो रही है। ये बात आपको चिंतित करती है क्या? देखिए सर, एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए थे राजस्थान में जी, वो राजस्थान के 21 जिलों में चुनाव हुए और उसमें 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। लगभग आधे राजस्थान के मतदाता उसमें आ गए, और उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 1.5 लाख वोटों का अंतर था। वहां कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी, सत्ता में रहते हुए। पहला उदाहरण है कि सत्ता में रहते हुए चुनाव हारे आप। दूसरा, जिस पंचायत, ये जो नगर निकाय चुनाव की बात आप कर रहे हैं, उसमें जो 50 निकायों के चुनाव पहले थे उनमें और अब में, उस पहले जो पंचायत चुनाव थे, नगर निकाय के चुनाव थे 50, उसमें 14 लाख मतदाता थे, और अभी जो चुनाव है उनमें 29 लाख मतदाता थे। 50 वाले मतदाताओं में हम बिल्कुल बराबरी की स्थिति में थे, और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें केवल 0.60 का गैप हमारे और उनके बीच में रहा है। और वो भी कब? तब जब इन्होंने अपने हिसाब से वार्ड बनाए, एक वार्ड 250 वोटों का और उसके बगल का वार्ड 1000 वोटों का। जो 250 वोटों का वार्ड था अपने अनुकूल बना लिया, बगल वाला वार्ड जो हमारे अनुकूल हो सकते थे 3 वार्ड, उनको 1 वार्ड कर दिया। ये स्थिति क्रिएट करने के बावजूद भी ये चुनाव हारे, और चुनाव हारे जो परसों परिणाम आए उसमें से भी 25 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और 19 नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो इस बात से यह तय है कि सरकार में रहते हुए ये पहली सरकार है जिसमें उसकी पार्टी चुनाव हार रही है, नगर निकाय में भी और जिला परिषद पंचायत समितियों के चुनाव में भी। और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार का जो विश्वास है जनता को, वो पूरी तरह खारिज हो चुका है। जनता मानती ही नहीं कि कोई सरकार है, क्योंकि जो जो कमिटमेंट करके सरकार सत्ता में आई थी उस पर एक पे भी खरी नहीं उतरे, ना ग्रामीण मतदाताओं के लिए और ना शहरी मतदाताओं के लिए। और इसी के कारण ये शहरों में भी मुंह की खा रहे हैं और गांवों में भी मुंह की खा रहे हैं। ठीक है। और तिवारी जी, क्या है खुश होने की बात, जरा बताइए। लक्ष्मीकांत जी तो कह रहे हैं कि 25 खुश हो रहे हैं भारद्वाज जी। इनको पूछना तो चाहिए कि पिछली बार जो 20 जिलों के 90 निकाय के चुनाव हुए थे उसमें आप कितने बोर्डों पे कब्जा करके बैठे थे? हम तो 25 पर ही थे, आप तो 60 पर थे। 1947 में अरे 47 से 48 से मतलब आज आपकी सरकार है, पार्टी तो आज आपकी सरकार है, और ये साफ आया है कि 19 में आप जीते, 25 में हम जीते। खुश हो रहे हो? हम तो अच्छा, हम तो 163 के साथ सरकार चला रहे थे, आपकी चुनाव क्यों है? कांग्रेस ने आपके चुनाव क्यों है? इस पर बात करेंगे। हमने तो पिछली बार भी 25 लोकसभा के चुनाव जीते थे, इस बार भी 25 लोकसभा के चुनाव जीते। आप पिछली बार भी सुनने को जीते, इस बार भी सुनने को जीते। अपने मन में खुश हो जाइए, जनता तो आपको पसंद कर नहीं
ना गांव की जनता पसंद कर रही है, ना शहर की जनता पसंद कर रही है, अपने मन में अरे साहब चुनाव हारे मतदाताओं को देख आप जनता का अपमान तो मत करो, संख्या में बीजेपी साहब ज्यादा जनता का अपमान तो मत करो। आपको खुद ने माना 2 दिन पहले चुनाव रहा है आपको। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, तिवाड़ी जी एक बात बताइए, ये हमारा कहना कि बीजेपी के ज़्यादा जगहों पे बोर्ड थे और उसकी हार बड़ी हार है, ये क्या हमको संतोष देता है कि इसके अलावा जब हम 14 पे जीता, हम का मतलब आप कांग्रेस जब 14 पर आप जीते और उसको आप 34 तक ले गए 50 में से, तो क्या संतोष देता है? क्या ये संतोष देता है? सुनिए तो कि आप 0.72% या 0.6% से आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है, और क्या ये संतोष देगा आपको कि आप जीते तो भले ही 19 जगह पर हैं, लेकिन आप 55 तक अपनी संख्या ले जाएंगे क्योंकि बाकी जगह निर्दलियों के हाथ में गणित है। अगर आपको ये सब संतोष देता है तो भाजपा को जब ये तर्क देना पड़ता है अपने संतोष के लिए कि जयपुर नगर निगम में अगर दोनों निगमों को जोड़ लिया जाए तो इनके वार्ड मेंबर ज्यादा होते हैं, तो इनका तर्क कैसे गलत हो जाता है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जी, सत्तारूढ़ पार्टी जिसकी भी पार्टी का जब शासन होता है तो वहां साथियों में ज्यादा उत्तेजना होती है कि आज सरकार मेरी है, विधायक मेरा है, मंत्री मेरा है। सर पहली सरकार क्या है? एक मिनट। तो बागी हमारे यहाँ ज्यादा थे, उनको लग रहा था कि मंत्री मेरा होगा, मैं काम कराऊंगा, मेरे इलाके में मैं सड़क बनवाऊंगा, बिजली लगवाऊंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा। तो हमारे यहाँ ज्यादा विद्रोह हुआ और उसका कारण ये था कि हम टिकट तो एक को ही देते। अब ये कहते हैं कि साहब आपने छोटे वार्ड कर दिए, बड़े वार्ड से छोटे वार्ड कर दिए, तो हमने तो जनप्रतिनिधित्व की संख्या में बढ़ोतरी की है ना। तो एक बात बताइए, तो हमारे जो विद्रोही निर्दलीय के तौर पे वो सब हमारे साथ में आएंगे। हाँ, आएंगे। 7 और 8 तारीख को पता लग जाएगा कि हमारे कितने बोर्ड। हाँ, इस बात की संभावना भी है और मैं मान भी लेता हूँ आपकी बात, लेकिन ये सिर्फ तीसरे चरण में क्यों है ये गणित? अगर ऐसा था कि आपके यहाँ ज्यादा एस्पिरेंट्स थे, आपके पास ज्यादा चॉइस थी और आप उस चॉइस को सही तरीके से ढालने में नाकामयाब रहे, इसलिए आपके बागी जीत रहे हैं, वो आपके ही हैं। अगर आप ये करें तो ये पहले चरण में दूसरे चरण में क्यों नहीं हुआ ऐसा? 6 में से 5 कैसे जीते? 50 में से 14 कैसे जीते? तब भाजपा 4 पर कैसे रह गई? अब ये तो स्थानीय वहां की इकाइयों को पता लगना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी संगठन की जब सरकार ज्यादा आती है तो वहां के संगठन के कार्यकर्ताओं में ज्यादा विचलन होता है। हाँ, ठीक है, ये बात सही है। ये आप पर भी लागू होती है, इन पर भी लागू होती है, ठीक बात है। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, जो वार्ड मेंबर्स के जो फिगर आए हैं, अभी किसका बोर्ड बनेगा, किसके मुखिया बनेंगे, ये तो अभी इसमें लगेगा 3-4 दिन का टाइम, लेकिन इसको लेकर के ये गणित लगनी शुरू हो गई है कि इसमें वो क्षेत्र भी हैं जहां पर 4 सीटों के उपचुनाव विधानसभा के भी होने हैं, और उस लिहाज से भी जोड़ बाकी लगाया जा रहा है, नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। इसको कैसे देखते हैं श्याम जी आप? देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय यह है कि दोनों पार्टियों को लोग नकार रहे हैं और निर्दलीय जीत के आ रहे हैं बड़ी तादाद में। तो दोनों ही पार्टी कहने की स्थिति में नहीं। मैं केवल निर्दलीय जीत रहे हैं श्याम जी, आपकी बात में मैं बात जोड़ रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस का जितना डिफरेंस है, बताया जा रहा है कि नोटा को उससे ज्यादा वोट मिले। नहीं, वो तो वही कह रहे हैं ना। देखिए, जिस प्रकार से अपने अपने तर्क दे रहे हैं दोनों के दोनों कि हम तो जीते हैं, हारा तो कोई है ही नहीं, हारा तो लोग हारे। मेरा कहने का मतलब है जिस तादाद में निर्दलियों का जीतना, पार्टी के प्रति विश्वास कम होना। अभी कह रहे हैं हमारे विद्रोही जीत रहे हैं, ये भी कह रहे हैं विद्रोही जीत रहे हैं। अरे विद्रोह हो क्यों रहा है, ये तो आपको पार्टी में स्तर पे सोचना पड़ेगा ना दोनों को, कि आप पार्टी में आप संतोषजनक स्थिति नहीं रख पा रहे हो। आपकी पकड़ जो इनकी पन्ना प्रमुख तक पकड़ होती थी, वो पन्ना प्रमुख आजकल कमजोर हो गए हैं। कांग्रेस भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही है, कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। इनको सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि संगठन तत्काल बना चाहिए। प्रदेश कमेटी तो बन गई है इनकी। अभी देखिए आज जो इनके प्रभारी आए हैं, पहले इन्होंने कहा था 31 तारीख हम दे रहे हैं, 31 तारीख तक नियुक्ति कर। अब वो आज बदल गए, कहने लगे कि क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत हो गया। नहीं, सही बात है, और उपचुनाव भी होने, अब डिक्लेयर कब होंगे पता है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के अंदर आज जिस प्रकार से वसुंधरा जी को मनाया है, अब अमित शाह जी से मिलके आई है, तो इनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, आपसी तालमेल बनेगा। अब क्योंकि मैं भी मान के चलता हूँ कांग्रेस है कि किसी तरह से तालमेल हो जाए इनके बीच, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री जी और बाकियों के बीच में। और जो संगठन अभी तक नहीं बन पाया है, तिवारी जी को चिंता का विषय होना चाहिए कि जिले में संगठन नहीं है, केवल आपके पदाधिकारी जाएंगे, वो 10 फरवरी तक नाम लाएंगे। किससे लाएंगे?
कार्यकर्ताओं से लाएंगे, फिर विवाद का विषय होगा। इसलिए आपको कांग्रेस कमेटी का गठन जिलों पे स्तर पर हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको नाम सही तरीके से आ जाए। 25,000 नियुक्ति देने वाले हैं आप, अच्छा है, भागीदारी होगी, विकेंद्रीकरण होगा तो पार्टी मजबूत होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जल्दी होना चाहिए, अब तक नहीं हो पा रहा है, वो चिंता का विषय है आपके लिए भी। और आप, क्योंकि आप अभी तक कोई पद नहीं ले पाए, आपको भी पद मिल सकता है, नहीं मिल पा रहा है। 2 साल सरकार के हो गए पूरे, अब आने वाले समय में टाइम कम बच रहा है। अगर 2 खेप में अगर शुरुआत में कर देते तो आप 3 साल करके दूसरा खेप शुरू कर सकते थे, तो आप 60,000 कार्यकर्ताओं को लाभ दे सकते, जो आप 30,000 को दे पाएंगे, बात अलग है, आपकी नहीं है। लेकिन उपचुनाव की स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिएगा कि बीजेपी भी ये नहीं कह सकती कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब आप राजसमंद में यदि जाएंगे तो किरण माहेश्वरी जी नहीं है आज, अगर वो होती तो कांग्रेस का वहां पर बोर्ड नहीं बनता। अब प्रतिपक्ष के नेता बहुत कह रहे थे मैं तो काम कर रहा हूं वहां पर, तो भिंडर में क्या हुआ, जनता सेना कैसे जीत गई? ये चिंता का विषय तो आपके लिए भी है। आप मत सोचिए कि केवल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय। ये बात सही है, खिलवाड़ा में सहाड़ा में इनकी हालत अच्छी नहीं है, वहां हारे हैं ये चुनाव, तो आप भी हारे, 50% दोनों का मामला है। इसलिए निर्दलीय वहां पर आपको दगा नहीं दे। दोनों की स्थितियां यह है कि इसलिए वसुंधरा जी को लाया गया कि किसी तरह से भिंडर साहब को जनता सेना की जगह आप भाजपा में लेके आ जाओ तो आपका स्थिति कुछ स्ट्रांग हो सकती है, निश्चित नहीं तो वहां हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। और निर्दलीयों को लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए वोट परसेंटेज मैं देख रहा था, राजसमंद का, सुजानगढ़ का, सहाड़ा की तो फिर बात, बल्लभ नगर की तो बात ही अलग है। बाकी 3 सीटें जो हैं, या तो आप उसमें बहुत क्लोज कंटेस्ट में हैं या फिर आप पिछड़ रहे हैं। ये कितना चिंतित करता है? देखिए, जहाँ पर ज़्यादा मतदाता थे प्रधान के चुनाव में और जिला परिषद के चुनाव में, वहाँ सारी जगह हम लोग चुनाव जीते हैं इन जगहों पे। और जो आप नगर निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, उसका मैंने पहले आपको बता दिया एग्जाम्पल कि इन्होंने किस तरह चुनाव जीतने के लिए किस तरह की वहाँ पर एक साजिश रची कि आप छोटे वार्ड बना दो तो जहाँ पर ये जीत सकते हैं वहाँ पर इन्होंने चुनाव ये जीत गए, जहाँ पर हम 3 में जीत सकते थे उस वार्ड को उन्होंने 1 बना दिया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा, सर मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे निर्दलीयों के, ये पार्षदों की संख्या की बात नहीं कर रहा। वोट परसेंटेज में आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। वोट परसेंटेज का तो वार्ड की संख्या से कोई लेना देना नहीं है ना, वार्ड के डिलिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप इसमें एक छोटा सा अंतर समझिए, आप तो कितने दिनों से राजनीतिक इसको कवर कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव, उसका मूड और सरकार की उसकी परफॉर्मेंस एक अलग बात होती है। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। नगर निकाय का चुनाव, और क्योंकि इन्होंने 250 वोटों का वार्ड कर दिया, मान लीजिए अगर 200 लोग भी उसमें वोट डालते हैं और जो 90, 70, 80 वोट लेगा वो चुनाव जीत रहा है, तो वहां निर्दलीय भी इतना, वो किसी का बड़ा परिवार है वही चुनाव जीत जाएगा, किसी ने अगर 2 परिवारों को मैनेज कर लिया तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग में पीछे दिखे, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह चुनाव जीत रही है। अभी आपने देखा 25 वार्डों में हम जीते, और अब देखिए निवाई में पूरा का पूरा मूव हो गया, श्रीमाधोपुर में के लोग हमारे पास आ गए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा का उपचुनाव बुरी तरह चुनाव हारने वाली है, क्योंकि जनता कानून व्यवस्था के नाम पर, किसानों को ठगे जाने के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर इनके खिलाफ विधानसभा के उपचुनाव में वोट देने वाली है। देने वाली है इनको। कर दिए, कीले ठोक दिए किसानों के सीने। अरे आपने तो आते ही ठोक दी किसानों के सीने पे। आपने कहा था करेंगे, पाड़े से मर रहे किसान आपके राज्य में। साल में देखा राजधानी के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं आपके राज्य में, अंकित हो रहा है राजस्थान, किसान आत्महत्या कर रहे हैं राजस्थान में इसी जगह पर। आदमी आ रहे हैं, कितना ही भड़काना, आप लोग चाहते थे वहाँ किसानों की लाशें गिरे और राहुल गांधी वहाँ से उन्हें नोचे। आप लोग क्या चाहते थे? आपका प्लान था पूरा, आपका षड्यंत्र था, आपका षड्यंत्र था, आपका षड्यंत्र था जो फेल हो गया, आपका षड्यंत्र था फेल हो गया। अपनी बात को अपने दम पर बैठ नहीं सकते, लाल किले पर आप तो अपने दम पर बैठ नहीं सकते। सुनिए, आपने देश के राजधानी का क्या हाल बना दिया, बंदर बना दिया। अरे नहीं बनाया था तब भी आप बोल रहे थे, जब लाल किले पे जाने दिया एक तरफ तो आपने आरोप लगाया कि लाल किले पे जाने दिया साहब, और अब आप वहां पर जब इस तरह की व्यवस्था की जा रही, सुनिए तो अजी तिवाड़ी जी हालांकि मेरा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सुनिए तो 1 मिनट। किसान ये कह रहे हैं कि साहब वो तो लफंगे थे, वहां जो गए थे वो तो उपद्रवी तत्व थे जो लाल किले पहुंच गए। अब उनकी रिहाई के लिए पंजाब की सरकार क्यों करी है कि हम 70 वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे? ये भी तो सवाल है ना। खैर बहुत सारे सवाल हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक मिनट श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे ये इस किसान आंदोलन की छाया में भी होंगे, और पहले बात किसानों की थी, अब आ गई है किसान वर्ग की। अब जो आंदोलन चल रहा है वो किसान वर्ग का आंदोलन चल रहा है, और किसान वर्ग का हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में राजनीति तय करने में एक खास अहम रोल रहता है। ये उपचुनाव क्या इसके साये में नहीं होंगे, और होंगे तो ये फैक्टर कितना प्रभावित करेगा? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने किस दिनों में देखा कि हनुमान बेनीवाल तो राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर उतरे हुए हैं,
दिव्या मीणा मिलके आई हैं, राजा राम मिलके आए हैं टिकट से। तो जातिगत आधार पर बट रहा है ये किसान आंदोलन। ये भी इसलिए कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन तो अब लंबा चलने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस हो रही है, वहां पर क्या निर्णय होता है पता नहीं। लेकिन वे मान के चलिएगा चुनाव में तो आप ये तो पहले तो पंचायत चुनाव हुए तो बीजेपी ने कहा कि हम तो जीत गए, इसलिए हमारे को किसानों ने दे दिया। लेकिन जब ये चुनाव शहरी निकाय के चुनाव में हारे तो कांग्रेस ने कहा देखिए यहाँ तो हार गए आप। तो ये अपने अपनी तरीके से अपने अपनी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर पर उसको करना चाहती हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, क्या आने वाले समय में राजनीति किसान आंदोलन तय करेगी नहीं करेगी। ये सब बातें राजनीतिक तौर पर अपने अपनी पार्टी के लोग अपने अपनी तरीके से कहते हैं। लेकिन किसान अभी तक आंदोलित है, 70 दिन हो गए, समझौता हो नहीं पाया। जिस प्रकार से अभी कह रहे थे 26 जनवरी की घटना की तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा, निंदनीय है वो, तो देश के लिए सबसे बड़ी निंदा का विषय और उस पर कड़ाई से कानून कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है श्याम जी, ये तय है कि किसान आंदोलन का असर इस विधानसभा सत्र में भी पूरे सत्र के दौरान देखने को मिलेगा और उपचुनाव में भी निश्चित तौर पर जब पार्टियां रणनीति बना रही होंगी तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।